बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आदर्श व्यवहार से विचलन। आदर्श गैस से संबंधित है। आदर्श गैस किसे कहते हैं, कल बताया था मैंने। जो गैस प्रत्येक ताप तथा दाब की अवस्था में बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पालन करती है, उसे आदर्श गैस कहते हैं। और बायल तथा चार्ल्स के नियम जो है वो प्रयोगों के आधार पर हैं। उनका सैद्धांतिक आधार बताया था गतिज आणविक सिद्धांत के रूप में। यानी आदर्श गैस वह कहलाती है जिसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल नगण्य हो तथा जिसका आयतन इतना ज़्यादा हो कि उसके एक अणु का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में नगण्य माना जा सके। तो उस स्थिति में गैस आदर्श गैस कहलाती है। और यह केवल उच्च ताप तथा निम्न दाब पर ही संभव होता है। केवल उच्च ताप व निम्न दाब पर ही गैसें आदर्श गैस की तरह से व्यवहार करती हैं, अन्यथा वास्तविक गैसें आदर्श गैस से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, यानी बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पालन नहीं करती। और इसको यहाँ पे बायल के नियम से समझाया गया कि किस तरह से विचलन करती हैं। बायल के नियम में हम पढ़ते हैं PV बराबर नियतांक, यानी स्थिर ताप पर जब ताप स्थिर है तो गैस के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है। इसके लिए ग्राफ खींचा गया। ग्राफ में जो ग्राफ खींचा गया PV, ये सीधी रेखा होती है बिल्कुल, जो है ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। यहाँ पे दिखाया गया PV का गुणनफल इस इधर ऊपर की ओर, और इस पैरेलल लाइन पे दिखाया गया दाब, और ताप को करा गया स्थिर। कितना लिया गया, 273 केल्विन ताप पर, या कह दो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसको देखा कि क्या प्रभाव पड़ता है दाब बढ़ाने का आयतन पर। पहले हमने पढ़ा था कि दाब बढ़ाने पर आयतन क्या होगा, कम, और दाब कम करेंगे तो आयतन ज़्यादा। तो दाब बढ़ाने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा और PV का गुणनफल क्या आया, इस तरह से ये ग्राफ खींचा गया। तो उसमें देखा गया कि यदि PV नियत रहता है तो उसके लिए इस तरह से सीधी रेखा आनी चाहिए। यदि P और V का गुणनफल स्थिर रहता है, एक सीधी रेखा आनी चाहिए। और यदि सीधी रेखा आ रही है तो वो गैस आदर्श गैस है किसी भी ताप तथा दाब की अवस्था में। परंतु ये देखा गया कि जो हाइड्रोजन गैस है या हीलियम गैस है, वो जो है उनका P तथा V का गुणनफल प्रारंभ में तो मतलब जहाँ मूल बिंदु पे तो वहाँ पे स्थिर है थोड़ा सा, पर जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं तो उनका PV का गुणनफल बढ़ता जाता है, यानी आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 273 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन पर यदि हम हाइड्रोजन या हीलियम पर दाब बढ़ाएं तो दाब बढ़ाने के साथ साथ आयतन कम नहीं होता, आयतन उतना ही रहता है, जिस वजह से P तथा V का गुणनफल ज़्यादा होता चला जाता है। क्योंकि P तो बढ़ा रहे हैं हम लगातार, V उतना ही है, V पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो PV का गुणनफल ज़्यादा होता जा रहा है, यानी धनात्मक आदर्श गैस की जो लाइन है उससे ऊपर जा रहा है। परंतु कुछ गैसें जैसे अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड हैं, उनके लिए प्रारंभ में तो नीचे की ओर ग्राफ गया, फिर ऊपर की ओर। जैसे ये NH3, ये NH3 और ये CO2, यानी प्रारंभ में जब हमने दाब बढ़ाया तो उसका आयतन कम हुआ शुरू में, पर एक सीमा तक कम हो करके फिर वो PV का गुणनफल बढ़ने लगा, क्योंकि आयतन फिर स्थिर होगा। फिर दाब जैसे जैसे बढ़ाया तो P और V का गुणनफल बढ़ता चला गया। और ये जो बिंदु हैं, इस बिंदु पर हम कह सकते हैं वो आदर्श गैस की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ पे एक दाब की एक निश्चित मात्रा पर और इस ताप पर आदर्श गैस की तरह से वो व्यवहार कर रही हैं। और बल्कि उस ताप पर जिस पर गैस दाब की एक निश्चित मात्रा पर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करे, उस ताप को कहा गया बायल ताप, बायल टेम्परेचर। बायल टेम्परेचर क्या है, जिस ताप पर कोई गैस
किसी दाब की किसी निश्चित मात्रा पर आदर्श गैस की तरह से व्यवहार करती है, वह उस गैस का बायल ताप कहलाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ गैसें तो आदर्श गैस के व्यवहार से धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रही हैं और कुछ गैसें आदर्श गैस से ऋणात्मक यानी नीचे की ओर विचलन प्रदर्शित कर रही हैं। इसका आयतन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यहाँ पे दाब बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा आयतन कम होने से ये अणु फिर पास पास आ जाते हैं, आकर्षण बल अनुभव करने लगते हैं। तो पीवी का जितना गुणनफल होना चाहिए उससे कम गुणनफल हो जाता है, तो ये नीचे को ग्राफ प्राप्त होएगा। परंतु एक सीमा तक कम होकर के फिर आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं तो फिर पीवी का गुणनफल ज़्यादा होता चला जाता है। तो इसको कहते हैं ऋणात्मक विचलन, जो आदर्श गैस से नीचे की ओर ग्राफ में ये प्रदर्शित हो रही है लाइन, तो इस व्यवहार को हम कहते हैं ऋणात्मक विचलन आदर्श व्यवहार से। तो शुरू में तो ये तो गैसें धनात्मक ही विचलन प्रदर्शित कर रही हैं, परंतु ये गैसें ऋणात्मक विचलन, परंतु फिर उसके बाद धनात्मक विचलन प्रदर्शित करती हैं। दो प्रकार से आदर्श व्यवहार से विचलन ये होता है, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन कब होगा? जब पीवी का मान आदर्श गैस के पीवी के मान से ज़्यादा होगा। यानी ये जो हम कैलकुलेट करेंगे इसका मान, पीवी का मान जो आदर्श गैस के लिए मान आना चाहिए पीवी का मान स्थिर, उससे ज़्यादा होगा, मान ज़्यादा होगा। और यदि पीवी का मान आदर्श गैस की स्थिति से कम है तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक विचलन। ये ऋणात्मक विचलन के लिए और ये धनात्मक विचलन के लिए। ऐसा क्यों होता है? मैंने कल भी बताया था, जो गैसों का गतिज आणविक सिद्धांत है उसमें दो अवधारणाएं जो हैं उसी के आधार पर ये फर्क पड़ता है। एक अवधारणा तो ये कि जो गैस के एक अणु का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, ये गलत अवधारणा यहाँ पे गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि जब गैस का दाब हम बढ़ाते हैं, गैस पर दाब बढ़ाते हैं तो अणु इतने पास पास आ जाते हैं कि अब एक अणु का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि दाब बढ़ाने पर आयतन कम हो गया। इसी तरह से जब अणु पास पास आ जाते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल बढ़ता है, तो अब आकर्षण बल को भी नगण्य नहीं माना जा सकता। तो ये जो दो पोस्टुलेट हैं, एक तो आकर्षण बल वाला अणुओं के बीच में और दूसरा आयतन, एक अणु का आयतन, इन दोनों को नगण्य नहीं माना जा सकता। और इसके आधार पर फिर वास्तविक गैसों के लिए गैस समीकरण दी गई। वास्तविक गैसों के लिए गैस समीकरण हम पढ़ते हैं। आदर्श गैस समीकरण है PV बराबर nRT, यह आदर्श गैस समीकरण है। परंतु वास्तविक गैसों के लिए देखा गया कि जो दाब है, दाब किससे संबंधित होता है? आकर्षण बल से ही संबंधित होता है दाब। तो ये दाब में संशोधन किया गया, दाब संशोधन किया गया वास्तविक गैसों के लिए, और ये क्या गया P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। A क्या है? वंडरवाल स्थिरांक है, N है गैस के मोलों की संख्या, और V है आयतन। और आयतन संशोधन किया गया, आयतन संशोधन मतलब एक अणु का आयतन जो नगण्य मान लिया था वो नगण्य नहीं माना जा सकता। जैसे यहाँ पे दाब बढ़ा करके लिखा है ये, क्योंकि आकर्षण बल यहाँ पे बढ़ा है, तो आयतन को नगण्य नहीं माना जा सकता। तो कुल आयतन जो V हम यहाँ पे लेते हैं, कुल आयतन, इसमें से एक अणु का आयतन घटाया गया, N यानी कुल अणुओं का आयतन ये B घटाया गया। B है यहाँ पे वंडरवाल स्थिरांक, जो गैस के एक अणु से आयतन, एक गैस के एक अणु को आयतन को प्रदर्शित करता है। तो N अणु है तो ये गैस के N अणुओं का आयतन हो गया। तो इसको अणुओं के आयतन को गैस के कुल आयतन में से यहाँ घटाया गया। और आकर्षण बल यानी जो दाब है उसमें ये दाब
जो आकर्षण बल नगण्य मान रहे थे, कुछ आकर्षण बल है, तो उस आकर्षण बल को यहाँ पे जोड़ा गया। तो ये दाब संशोधन और ये आयतन संशोधन इस तरह से दिए गए और इन दोनों मानों को इस समीकरण में रखा गया, तो हमें ये समीकरण प्राप्त हुई, वास्तविक गैस समीकरण जिसको कहते हैं। ये प्राप्त हुई P प्लस AN² अपॉन V² इंटू V माइनस NB बराबर nRT। ये वास्तविक गैस समीकरण है। इसको वान डर वाल समीकरण भी कहते हैं, वान डर वाल गैस समीकरण भी इसको कहते हैं। और इसमें ध्यान रखेंगे PV RT और N के मान तो हमें पता ही है क्या क्या होते हैं। P है दाब, V है आयतन, N है मोलों की संख्या, R गैस नियतांक और T है परमताप। और इसमें जो A है तथा B है, ये इनको वान डर वाल स्थिरांक कहते हैं। A जो है दाब संशोधन यानी अणुओं के आकर्षण बल का संशोधन है ये, और B है अणु के आयतन का संशोधन यानी आयतन से संबंधित है ये। इनको ध्यान रखेंगे। A तथा B क्या है, वान डर वाल स्थिरांक। एक फैक्टर और दिया जाता है आदर्श व्यवहार से विचलन का मापन करने के लिए, उसको कहते हैं संपीड्यता कारक। संपीड्यता कारक इंग्लिश में बोलते हैं संपीड्यता कारक को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। हम पढ़ते हैं PV बराबर nRT आदर्श गैस समीकरण में। इसको हम यदि PV nRT इस तरह से कह दें, तो यहाँ पे जो मान आएगा उसको हम कहेंगे Z। इन दोनों का अनुपात को यहाँ पे Z कहेंगे। यदि Z का मान क्या, ये दोनों बराबर है तो क्या आना चाहिए 1। यदि Z का मान 1 है तो आदर्श गैस है, तो आदर्श गैस है, तो वह गैस आदर्श गैस है यदि Z का मान 1 के बराबर है। तो वो स्थिति आदर्श गैस स्थिति है। स्थिति को ही हम आदर्श गैस कह सकते हैं। वैसे गैस की एक स्थिति को ही आदर्श गैस कह सकते हैं, अन्यथा आदर्श गैस को यानी वास्तविक गैसें हैं सब, तो मतलब वास्तविक गैसें आदर्श गैस नहीं है, वो आदर्श गैस का पालन नहीं करती। और यदि PV बटे nRT यानी Z का मान 1 से ज़्यादा है तो ये धनात्मक विचलन होता है, आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन। यानी PV का मान nRT से ज़्यादा है तो Z का मान 1 से ज़्यादा आएगा। अभी मैंने बताया था PV का मान ज़्यादा होता है तो धनात्मक विचलन होता है, और इसी तरह से यदि PV का मान कम है यानी Z का मान 1 से कम है तो आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होता है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। कुछ न्यूमेरिकल इसकी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आज इतना ही।